देखो, आज अब पढ़ेंगे हम आगे कि संतुलन का जो प्रतिबंध आया था हमारा कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ठीक है ना। जब इस R में धारा ना बहे, BD में धारा ना बहे, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस रहता है। तो ये चीज़ प्रूफ कैसे करी जाएगी, ठीक है ना। तो उसका प्रूफ अगर आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो I करंट यहाँ से निकलती है सेल से, I1 इधर जाती है, I2 इधर जाती है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए सपोज करो हमारा ब्रिज संतुलित है, तो इस BD-R में कोई धारा नहीं बहेगी, और कोई धारा अगर नहीं बहेगी तो जो I1 धारा इधर से जा रही है वही सारी की सारी I1 इधर चली जाएगी, और I2 इसमें से वो सारी की सारी I2 जो है वो इधर चली जाएगी, ठीक है। दोनों मिलकर के I1 I2 मिला के I मिलकर फिर यहाँ से चली जाएंगी। तो संतुलन अगर है तो ये वाली धारा जो यहाँ से यहाँ जब पहुँच रही है और जो यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, संतुलन अवस्था में इस ब्रांच में चूंकि कोई धारा नहीं बहती, इसका मतलब ना तो इसमें से कुछ हिस्सा इधर आएगा और ना ही इसमें से कुछ हिस्सा इधर आएगा। तो जब दोनों में से कोई हिस्सा आएगा ही नहीं, तो उस केस में जो है वो BD-R में धारा नहीं बहेगी, ये सारी की सारी करंट इधर चली जाएगी और ये सारी की सारी करंट इस तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज हम लिख देते हैं कि संतुलन अवस्था में BD भुजा में धारा नहीं बहती, अतः करंट इन BC, I इन BC इज इक्वल टू I इन AB, ठीक है ना। AB में जो धारा है वही I1 जो है वो आगे भी चली जाएगी। और ऐसे ही हम इधर बात करें तो I जो DC है, इसमें जो धारा बहेगी वो उसके बराबर होगी जो कि AD में बह रही है, यानी कि I2 के बराबर होगी। तो अब जब हमें धारा इसमें सब पता लग गई है, प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो हम जरा किरचॉफ के नियम लगा देते हैं। तो इन क्लोज्ड मैश, कौन सा मैश, ABDA और किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो द्वितीय नियम में पहले रेफरेंस मानना पड़ता है, तो सपोज ये रेफरेंस मान लिया हमने। P में धारा बह रही है I1 रेफरेंस की डायरेक्शन में, तो I1 इंटू P, और दूसरा रेफरेंस कहाँ है, ये R इंटू I2, और इसमें रेफरेंस ऐसे जा रहा है और धारा उल्टे में बह रही है, तो ये माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू सेल कितने हैं, तो इस वाली ब्रांच में देखो कोई सेल नहीं है इस वाले मैश में, तो सेल हमारे 0 हो गए, यानी कि यहाँ से I1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाती है। अब ये वाली मैश ले लो, इन क्लोज्ड मैश, कौन सा मैश, BCDB, ठीक है। इसमें भी क्या करो, रेफरेंस ले लो। ज्यादातर ऊपर वाली ब्रांच में जो धारा बह रही हो जिस डायरेक्शन में, वही रेफरेंस ले लिया जाता है, मैंने बताया। तो इसमें ये हो जाएगा Q में I1 बह रही है, तो I1 इंटू Q, और रेफरेंस में बह रही है ये भी इधर, तो प्लस का। उसके बाद S में I2 बह रही है, और रेफरेंस ऐसे कह रहा है, धारा जा रही है उल्टे में, माइनस इज इक्वल टू सेल इसमें क्या है नहीं, तो 0 हो गया, ठीक है। किरचॉफ के लॉज लगाने अच्छे से पढ़े हैं तो ये वाला आर्टिकल भी आराम से समझ में आ जाएगा, वो नहीं सही से पढ़ा तो इसमें भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। एक एक सीढ़ी चढ़ के चढ़ते हैं, सीढ़ी में से अगर एक स्टेप तोड़ दिया जाए तो बस वहीं पे सारा ब्रेक लग जाएगा, ठीक है ना। फिर डबल पार करना पड़ेगा, वो और मुश्किल लगेगा। तो यहाँ से I1Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2S, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, देखो I1 लेफ्ट में है, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग फर्स्ट सेकंड, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I1R अपॉन I2R अपॉन I2S। I1 ये कर गए, तो P बाई Q इज इक्वल टू R। ये कब है, जब हमने संतुलन की अवस्था मानी थी। तो संतुलन अवस्था के लिए P बाई Q इज इक्वल टू R बाई एस, या जब हमारा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई एस होगा, हमारा जो ब्रिज है वो संतुलित होगा। तो इस तरह से ये हमारा जो कंडीशन है बैलेंसिंग की, वो डिराइव हो जाती है। देखो अब ये टॉपिक जो है वो पेपर में जितना आता है उतना तो खत्म हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो पढ़नी पड़ेंगी, और तभी जा करके जो है वो आगे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो ज़्यादातर उन चीज़ों को हम नोट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, एक बार पढ़ के दिमाग में रखना है बस, बाकी इसको कोई पेपर में आने की उम्मीद कम से रहती है।
पहला चीज ये है कि मैं संतुलन का प्रतिबंध यहाँ लिख देता हूँ पी वाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो जो मैं पहले बता दूं कि अगर ऐसा है कि ये रेशियो बराबर है तो तुम्हारी जितनी ब्रांच में इसमें करंट है वही सारी सारी वहाँ चली जाएगी, और जितनी इस ब्रांच में करंट है सारी की सारी वो यहाँ चली जाएगी। अगर रेशियो जरा सा भी गड़बड़ कर दें, मान लिया सपोज यहाँ पर 2 है, ये 4 है, इस इक्वल टू ये 3 है, ये 6 है, रेशियो 1/2 सेम है, एक प्रतिरोध 2 है, एक 3 है, 4 है, 6 है, रेशियो सेम है, बैलेंसिंग है, इसमें धारा नहीं बहेगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस 6 की जगह 4 कर दिया, रेशियो गड़बड़ हो गया। अब ये नॉट इक्वल टू हो गया, कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब अब होगा ये कि या तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा या ये लोअर पे होगा, वो पता करना पड़ेगा कौन कैसी वैल्यू है, और इसका मतलब या तो इसमें से इसमें करंट जाएगी और या फिर इसमें से इसमें करंट जाएगी, ठीक है ना। तो ये बैलेंसिंग का ये मतलब है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बीडीआर में कोई धारा नहीं बहेगी, और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फिर उस केस में जो है वो धारा बहेगी। दूसरा होता है, हमने पहले भी बताया था कि इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, तो इसमें यह है कि अगर हमें P, Q और R पता हो, ठीक है ना भाई, एक फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है फिजिक्स में, जो भी फॉर्मूला है उसमें एक अननोन कर दो, बाकी सारी चीजें दे दो, एक अननोन कर दो तो निकल आएंगे। तो वैसे यहाँ पे जो है हम P, Q, R अगर क्या पता हो तो फिर S का मान निकाला जा सकता है, S का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। या तो इतना धीमे बोलो पता न लगे, फिर कहोगे हम 3 बजे जगते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है, मतलब 3 पता हो जाए और चौथा यहाँ से पता लग जाए, इससे पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये अज्ञात प्रतिरोध का मान इससे पता किया जाता है। अब जनरली होता क्या है, जो इस पे डिवाइसेस बनाई जाती हैं उनमें कुछ ऐसा हिसाब किया जाता है कि P और Q ये इनसे रेशियो बनाया जाता है, ठीक है ना भाई, और ये R ज्ञात भुजा होती है और S अज्ञात भुजा होती है। ये हमने पहले भी बताया, नाम इनके नाम क्या क्या होते हैं। तो R यहाँ पर तुमने जैसे मान लिया सपोज करो इसकी जगह पे R की जगह पे तुमने 5 ओम लगा दिया, S की जगह पे अब S अननोन है, नहीं पता, तो अननोन है हमें नहीं पता लेकिन होगा ना कुछ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 समथिंग ये रेशियो सेट हो गया है। अब तुम P/Q को उसी हिसाब से सेट करो तभी बैलेंसिंग होगी, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे नहीं होता है शादी बारात में जाते हैं, लिफाफा मिल गया वहाँ, अब इसका मतलब मिनिमम 5-10 रुपये तो है ही इसमें, और हो सकता है 51 हो, 100 हो, 100 हो, 500 रखे हो, तो वो डिपेंड तभी करेगा जब तुम उसे खोलोगे जाके बाहर। तो कहने का मतलब जब हाथ में लिफाफा आ गया तो इसका मतलब एक अमाउंट तुम्हारे पास आ गई है, अब कोई ले नहीं सकता तुमसे। वो जितनी कितनी है वो फिर बात की बात है, वो बाद में पता लगेगा जब बाद में उसको डायरी पे लिखोगे या रजिस्टर पे लिखोगे, वो बनाओगे कि हाँ भाई इन्होंने इतने पैसे दिए या इन्होंने इतने पैसे दिए। तो सेम ऐसे यहाँ पे है, R ज्ञात हो जाए 5 ओम, S कोई अज्ञात प्रतिरोध है, रेशियो सेट हो गया, तो P और Q को रेशियो अब इनको सेट किया जाता है, P और Q को, कि P को कम कर लें, Q को बढ़ा लें, या इस तरह से रेशियो सेट कर लें, और फिर उसके बाद वो रेशियो इसके बराबर मैच करा दिया जाता है। जैसे ही मैच कराया जाता है धारा इसमें बंद हो जाती है और यहाँ से S कैलकुलेट हो जाता है। तो इसी वजह से जो है वो P और Q का नाम हमने बताया था रेशियो आर्म्स, अनुपातिक भुजाएं। अनुपातिक भुजाएं मतलब इनका उपयोग हम अनुपात को सेट करने में करते हैं, बदलता हुआ अनुपात सेट कर सकते हैं। और R और S, R जो है वो नोन आर्म मतलब ज्ञात भुजा, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, और S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस या अननोन आर्म जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, ठीक है। जैसे मान लिया सपोज करो साइकिल की दुकान पे गए हम और कोई भी चीज़ खुलवानी है, नट बोल्ट, तो उनके पास कई नंबर की चाबी रहती है, ठीक है ना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। हमारे घर में क्या होता है, एक दो अगर हो सकती है तो तुम्हारी जो साइकिल है उसके हिसाब की चाबी उसके साथ मिली होगी, बाकी की नहीं मिलेगी,
उनके पास क्या होता है, और उनके पास ऐसे भी होते हैं कि उसमें एक में ही कई तरह के बोल्ट खोलने का वो अरेंजमेंट लगा होता है, क्योंकि उनके पास कौन सी साइकिल सही होने आ जाए उन्हें नहीं पता, तो उन्हें सारा इंतजाम करके रखना पड़ता है। तो ऐसे ही पी और क्यू की हेल्प से हम सारे रेशियो सेट कर सकते हैं, और आर एस के रेशियो से जैसे ही मैच करेगा हमारे एस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरा इसमें ये होता है कि अगर हम बी डी और ए सी को, मतलब वी नो दैट P by Q is equal to R by S होता है, R को इधर ले लो is equal to Q को इधर ले लो Q by S। तो अगर रेशियो इसके साथ बैठ रहा है P by Q is equal to R by S, तो रेशियो P by R is equal to Q by S भी बैठ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बी डी आर को वैल्यू यहाँ पे लगा दें आकर के और सेल वगैरह यहाँ पे रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः बी डी व ए सी ये जो विकर्ण है इनको को आपस में बदला जा सकता है, इसीलिए इनको कहते हैं संयुग्मी भुजाएं। अतः बी डी व ए सी संयुग्मी भुजाएं यानी कि कॉन्जुगेट आर्म्स कहलाती। तो ये एक लाइन में पूछ सकते हैं कि कॉन्जुगेट आर्म्स कौन कौन सी हैं, तो बता दोगे कि ये जो डायगोनल्स हैं वो कॉन्जुगेट आर्म्स हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको आपस में इंटरचेंज करना जा सकता है, AC और BD को इंटरचेंज किया जा सकता है। देखो एक नोट लास्ट हमारे पास आता है सुग्राहिता, सेंसिटिविटी। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो सेंसिटिव कब होता है, मैक्सिमम सेंसिटिव कब होता है? तो बताया गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सुग्राहिता PQRS के मानों पर निर्भर करती है कि कौन सी वैल्यू तुम सेलेक्ट करते हो। ब्रिज की सुग्राहिता तब सबसे अधिक होती है जब उसके चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं। अब इस चीज को जरा समझो थोड़ा, तब ये लाइन समझ में आएगी। सुग्राहिता सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि एक बच्चा A है और एक बच्चा B है, ठीक। हमने क्या किया, क्लास में A को भी डांटा B को भी डांटा, कुछ पढ़ाई नहीं करते ये A वाला तो सुना उसने एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया उसने, ठीक है, अपना खूब घुमा घामा के। दूसरा वाला जो है इतना अपसेट हो गया उसी डांटने से कि वो जो है बिल्कुल एकदम 2 दिन तक उसका माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहा। समझ रहे हो बात को? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि B जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है और A जो है वो कम सेंसिटिव है। सुग्राहिता, ठीक है ना, सेंसिटिविटी जो है वो B की ज्यादा है। सेम चीज सेम कंडीशंस A को ज्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं और B को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, जबकि हम चाहते हैं कि इतना इफेक्ट करें दोनों को कि जो अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम पढ़ने लगे। समझ लो बात को? लेकिन ये है कि वो कुछ भी उस पर कोई असर नहीं होता और किसी पे बहुत ज्यादा असर हो जाता है, वो डिस्टर्ब रहता है 2-3 दिन तक, ठीक है। या जैसे मान लिया सपोज करो कुछ लोग होते हैं जिनको जरा सही कुछ कर दो तो वो एकदम चीखने चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते नहीं करता, तो ये भी सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिव कह देते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है ना, कि इससे बच के रहो, इससे तो जरा सा भी बात पे ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर WSB जो है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी सुग्राहिता होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लिया सपोज करो तुमने ये वैल्यूज ली PQRS, मान लिया P तुम्हारा 1 है, Q तुम्हारा जो है 20 है, फिर R जो है तुम्हारा जो है वो Q20 P by Q, Q20 है, R जो है तुम्हारा 3 है और S जो है तुम्हारा 60। ये तुमने 4 वैल्यूज ली। अब पूछते हैं हम क्या ब्रिज बैलेंस्ड है, तो P by Q देखो 1/20 हुआ, R by S is equal to 3/60 यानी कि ये भी 1/20 हुआ। इसका मतलब P by Q hence P by Q is equal to R by S, ब्रिज हमारा जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक। एक बैलेंसिंग ऐसे भी हो सकती है, ये केस फर्स्ट हुआ। एक बैलेंसिंग ऐसे भी हो सकती है कि P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 4 है, S की वैल्यू 4 है। तो ऐसी सिचुएशन में देखोगे P by Q is equal to वो भी 1 और R by S ये भी 1/1 आएगा, 4 कट जाएंगे ना, और यहाँ से फिर देखोगे hence P by Q is equal to R by S और यहाँ भी बैलेंस है, ठीक है। तो ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, लेकिन सेंसिटिविटी के हिसाब से सिचुएशन डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लिया सपोज करो ये आर्म BD है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तुम क्या करो, अभी तो करंट नहीं वैल्यू होगी, जब ये वैल्यूज है इसकी आर्म में करंट नहीं होगी क्योंकि बैलेंस्ड है।
तुमने क्या किया, 60 को जो है वो 59 कर दिया, बस केवल 1 ओम का फर्क किया है, जरा सा, 60 के मुकाबले बहुत कम फर्क है ना, 59 कर दिया। इसमें क्या होगा, सेंसिटिविटी जो है नहीं होगी, धारा बनेगी तो थोड़ी बहुत धारा बन जाएगी, बस डिस्टर्ब करोगे अगर सेंसिटिविटी, थोड़ी बहुत धारा बन जाएगी, बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बच्चा तो पहला था जिसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए यहाँ पर सेंसिटिविटी हम कहेंगे कम है, सेंसिटिविटी जो है वो कम है। अब यहाँ पे बात करते हैं, गैलोमीटर लगा है और तुमने क्या किया, इस 4 को पता लगा 3 कर दिया, ठीक है, कोई बहुत ही कम मत दो, बल्कि 4 को 3 या 3.99 दिया तुमने, यहाँ पता लगा जो है वो काफी ज्यादा धारा बहने लगी, धारा का मान जो है इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा और इस वजह से यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा मान जाएगी। तो ये लाइन जो यहाँ पे लिखी थी कि ब्रिज की सुग्राह्यता तब सबसे अधिक होती है जब उसके चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं, सेम ऑर्डर के होते हैं। यहाँ तो हमने बिल्कुल ही सेम कर दिए हैं, ठीक है ना, सेम ऑर्डर में होने का मतलब है उस टाइम पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और इस टाइम पे सेंसिटिविटी जो है कम होती है। इसका नुकसान फ़ायदा क्या है, इस चीज़ को जज करना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना, और इस चीज़ को जज करना बड़ा मुश्किल होता है। मान लिया सपोज जरा सी धारा बह रही है, तुम नींद आ रही तुम्हें, या मान लिया थके हुए हो, पता लगा वो छोटी सी धारा दिखे ही नहीं तुम्हें, और इसमें क्या है, जरा सा भी कुछ हुआ, यूं सुई एकदम से भागेगी, तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है ये। तो सुग्राह्यता जो है वो अगर ज़्यादा है तो उसकी कंडीशन को देखना, उसको पहचान पाना ये आसान होता है। कम सेंसिटिविटी होने पे थोड़ी बहुत करंट बनती है, पता लगा तुमने मिली एम्पियर की करंट बन रही है, तुम लगाए बैठे हो एमीटर, तो एमीटर के अंदर मिली एम्पियर की करंट दिखाई भी नहीं देगी तुम्हें, पता लगेगा कुछ वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है सेंसिटिविटी होती है, ये ध्यान रखना लाइन, कभी कभी ये 1 नंबर में अलग से पूछी जाती है, ठीक है। पेपर में जो डेरिवेशन आएगा तो वो तो पहले ही खत्म हो चुका था, ये एक्स्ट्रा में जो है हम नोट्स जो पढ़ रहे हैं ये केवल अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। 1-1 नंबर के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वाइवा में, इंटरव्यू में, ये सब जो पूछे जाते हैं वो उन चीज़ों को यहाँ पे हमने स्टडी किया। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज में जितना आमतौर पे एक बच्चे को पढ़ना चाहिए उतना सारा हमने कंप्लीट कर दिया है।